गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो क्लास 10 का केमिस्ट्री पर है, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसमें हम लोग टॉपिक को आगे समझते हैं। हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इन सबको हम लोगों ने कंप्लीट किया। रासायनिक अभिक्रियाएं, बहुत सारी अभिक्रिया को हम लोग देखे हैं, रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना सीखे हैं, और भी क्वेश्चन के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसमें आगे आप सबका सब चीज़ क्लियर होगा। आइए हम लोग टॉपिक को आगे प्रोसीड करते हैं। आइए हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया है क्या, उसको देखिए। विस्थापन अभिक्रिया में क्या है कि एक यौगिक है और वो दूसरे जो तत्व है उसके साथ रिएक्शन कर रहा है। तो फिर देखा जाएगा कि उस यौगिक में जो आने वाला तत्व है, अगर उससे रेट ऑफ रिएक्शन उसका जो ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो यौगिक है उसका जो उपस्थित तत्व है वो क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और दूसरे तत्व के साथ वो नया यौगिक का निर्माण हो जाता है। उसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या आप कह सकते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि फेरस सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, और उसके साथ रिएक्शन कौन किया है, लोहा, फेरस कर रहा है आयरन। हम लोग क्या जानते हैं कि जो फेरस का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फेरस का वो रेट ऑफ रिएक्शन किससे, कॉपर से अधिक है। हम लोग ना इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसका हम लोग एक आपको इस स्लाइड के बाद एक आपको कॉलम बना हुआ मिल जाएगा, जिससे हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे और वहाँ पर आप बताएंगे कि अभिक्रिया का जो सक्रियता का जो प्रायोरिटी है वो किस तरीके से। तो यहाँ क्या होगा कि जो फेरस है, लोहा है, कॉपर से क्या है, कॉपर सल्फेट यहाँ जुड़ा हुआ है, ये फेरस है। अब ये फेरस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो क्या बन जाएगा नया हमारे पास, फेरस सल्फेट बन जाएगा कंपाउंड, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जो कॉपर सल्फेट था जो नीला कलर है, अब रिएक्शन हुआ तो कंपाउंड चेंज हो गया, जिसका रंग भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये एक बहुत बढ़िया नीला कलर का होता है, ये इस टाइप से, इससे भी डार्क, अगर ये तो डिपेंड करेगा कि हम लोग किस टाइप का घोल बनाए हैं। और लोहा है, लोहा जब रिएक्शन का जब फेरस सल्फेट बनेगा तो ये कैसा हमें रेडिश ब्राउन कलर बन जाता है। रेडिश ब्राउन कलर खाने का मतलब कि लाल और भूरा का थोड़ा सा डार्क टाइप का ऐसा कलर हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हम लोग नया नया टॉपिक जो हमारे पास है, एक से एक है आज, उसको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे। दूसरा उदाहरण है कि जिंक है और कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन किसके साथ कराया गया, जिंक के साथ कराया गया। अब यहाँ पर क्या है कि जिंक का रेट ऑफ रिएक्शन कॉपर से क्या है, अधिक है, कॉपर ज़्यादा, कॉपर के कंपेयर में जिंक ज़्यादा सक्रिय है। तो क्या बनेगा, ये जिंक सल्फेट, और क्या बन जाएगा, कॉपर फिर से अलग हो जाएगा, कॉपर का विस्थापन हो जाएगा। देखिए कॉपर पहले कंपाउंड में था और जिंक का इंट्रोड्यूस हुआ। जिंक क्योंकि कॉपर से रेट ऑफ रिएक्शन में अधिक है, इसके चलते क्या हो गया कि कॉपर हट गया और जिंक के साथ उसका रिएक्शन हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जांपल है, कांच है, पीबी है, प्लेटिनम है, और क्या CuCl2 है, कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है। अब कॉपर क्लोराइड में, और देखिए यहाँ पर जो पीबी है उसका रेट ऑफ रिएक्शन किससे अधिक होता है, कॉपर से अधिक होता है। इस केस में क्या होगा, तो जो ये क्लोराइड है वो क्या होगा, पीबी के साथ, शीशे के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड बनाएगा, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, कॉपर का विस्थापन हो गया। इसलिए इस रिएक्शन का नाम प्रतिस्थापन या विस्थापन कहते हैं। इसका आम लाइफ में बड़ा यह है कि दो दोस्त है, मान लीजिए दोनों में बहुत अच्छा दोस्ती चल रहा है, और एक बहुत मजबूत उसमें आ जाए, इंट्रोड्यूस कर जाए, तो क्या होगा, ज़्यादा जो मजबूत इंट्रोड्यूस करने वाला है वो उसके साथ आपका एक दोस्त चला गया और आप क्या हो गए, सिस्टम से बाहर हो गए, आउट हो गए। ये एग्जाम्पल है इसका। आजकल के दौर के बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे प्रतिस्थापन जो अभिक्रिया, उसमें क्या क्या है, किस किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे वो देखिए। एक है कि धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन। जैसे धातु द्वारा, धातु क्या करेगा, अम्ल में से हाइड्रोजन को हटा देगा, पहला केस है। दूसरा केस क्या है, जो अधिक क्रियाशील धातु है उसके द्वारा क्या करेगा, कम क्रियाशील धातु का क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर देखा, अभी और देखेंगे। एक है कम क्रियाशील जो अधातु है, यहाँ पर क्रियाशील है, क्या है, कम क्रियाशील जो अधातु है उसके द्वारा अधिक क्रियाशील अधातु का उसके यौगिक से प्रतिस्थापन करना। मतलब धातु के केस में क्या होगा, ज़्यादा क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को रिमूव करेगा, लेकिन अधातु के केस में क्या होगा, कम वाला ज़्यादा क्रियाशील को क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, ये तीनों को बारी बारी से चीज़ों को हम लोग समझते हैं। आइए उसको देखते हैं आगे। अभी हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले हमारा धातु द्वारा अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन है। अब यहाँ अम्ल है, ये सब के सब अम्ल, एसिड का एग्जांपल दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये जल है, ठीक है, ये जल का रिएक्शन दिया गया है, और ये पोटेशियम के साथ भी क्या है, ये जल का रिएक्शन। ठीक है, जल का मान pH क्या होता है, 7 होता है। ये न्यूट्रल का दो एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखा, यहाँ पर दिया हुआ है। अब जिंक है, अब क्या करेगा, ये धातु द्वारा जो अम्ल होगा, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापन करना है, तो यहाँ क्या बनाएगा, ZnCl2,
जिंक का वैलेंसी 2 है, क्लोरीन का 1 है, तो क्या होगा, एक जिंक को कितना क्लोरीन चाहिए, 2 चाहिए, ZnCl2, और कौन सा गैस आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस आउट हो जाएगा। दूसरा, मैग्नीशियम के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है, तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और मैग्नीशियम नाइट्रेट हो गया। देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो एक इसका वैलेंसी कितना होता है, इसका वैलेंसी होता है 1, इसका वैलेंसी कितना होता है 1, तो 2 मैग्नीशियम नाइट्रेट को आना पड़ेगा, और क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। यहाँ पर पानी से रिएक्शन है, जब सोडियम को जल में रखते हैं, पूछा है तो क्या होता है। हालांकि ये रिएक्शन हम लोग को अकेले नहीं करना चाहिए, टीचर के साथ में इस प्रैक्टिकल करना चाहिए। जब एक टैबलेट के जैसा आप, सोडियम एक ऐसा है, सॉफ्ट धातु है, इसको आप चाकू से भी सोडियम और पोटेशियम को काट सकते हैं। एक ऐसा धातु का बहुत सारा गुण है, जनरली धातु कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है, जिस तरीके से हम पनीर को काटते हैं उस तरीके से हम सोडियम और पोटेशियम को काट सकते हैं। बस पनीर से थोड़ा हार्ड कटता है, ये थोड़ा उससे हार्ड होता है, उतना पनीर जितना सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा उतना हार्ड होता है, ऐसे ही चमकीला भी होता है। तो सोडियम को जब पानी में रखेंगे तो होता है क्या है, ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम बनाएगा क्या चीज़, सोडियम का रिएक्शन हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, आउट हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस आउट होगा। जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या विस्फोट होता है, और उजला कलर का ना आपको लगेगा कि कुछ ऊपर की तरफ जो उठ रहा है, वो कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है वो, ठीक है। पोटेशियम के साथ जो हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, ये KOH2, OH का जो वैलेंसी है वो कितना, -1 होता है, ठीक है, मैग्नीशियम का ये KOH बनाएगा, कैसा बनाएगा, KOH, पोटेशियम का भी एक होता है, OH का भी एक होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और कौन सा गैस आउट होगा, हाइड्रोजन गैस आउट होगा, कौन सा गैस आउट होगा, हाइड्रोजन गैस आउट होगा। हम लोगों ने अभी फर्स्ट टाइप का जो उस चीज़ को देखे, दूसरा देखे जो हम लोग एग्जाम्पल में देखे थे, फेरस कॉपर वाला रिएक्शन, जिंक और कॉपर वाला रिएक्शन, और कांच और कॉपर का रिएक्शन देखे थे, उसमें क्या कंडीशन है देखिए। इसके पहले हम लोग क्रियाशील समूह को थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा संकेत है, कुछ टॉपिक आपको नाम दिया गया, ये क्रियाशीलता का जो श्रेणी है वो अधिक से कम की ओर है, मतलब ऊपर ज़्यादा है, नीचे क्या है, ये कम है। जैसे देखिए सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, कांच है, अब ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन को अभी तक जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग बताएंगे आपको कि हाइड्रोजन को मेटल और नॉन मेटल दोनों के श्रेणी में रखा गया। अभी तक इसका जो है जगह क्लियरफाई नहीं है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेता है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, ये दोनों के में आता है, इसलिए इसको रखा गया है। और जनरली देखा है इन सब जो मेटल है उससे हाइड्रोजन का क्या है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो क्या है, कम है, लेकिन ज़्यादा किससे है, कॉपर से, हाइड्रोजन से, सिल्वर से, और जो गोल्ड है Au उससे क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए आइए इस श्रेणी के तहत हम लोग चीज़ों को अच्छे समझते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस मतलब आयरन, प्लेटिनम, कांच, ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर है, ये मरकरी है, ये सिल्वर है, और ये क्या है, गोल्ड है। इस रेट ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज से हम लोग क्या चीज़ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे। अभी हम लोग देखे थे कि कॉपर सल्फेट है, जिसका कलर कैसा होता है, नीला होता है, उसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, लोहे के साथ कराएंगे, तो प्रोडक्ट बनता है FeSO4, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट FeSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और इसका कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। रेडिश ब्राउन करने का मतलब कि भूरा लाल कलर का ये हो जाएगा, ऐसा कलर हो जाएगा, ये भूरा और लाल कलर, इसका लाल भूरा कलर कर लीजिए, चाहे जो भूरा है उसमें लाल टाइप से मिक्स करके जो कलर बनेगा वैसा कलर ये बन जाता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का जिंक के साथ जब रिएक्शन होगा तो हम लोग देखे थे कि जिंक का रेट ऑफ रिएक्टिविटी में चेक कर लीजिए, देखिए रेट ऑफ रिएक्टिविटी में देखिए जिंक क्या है, तो जिंक है सिल्वर से ऊपर है, इसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, अधिक है, ये अधिक से सबसे कम की तरफ का है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन होता क्या हो गया, अब क्या बनाएंगे इसको, ZN क्या बनाएंगे, ZnNO3 क्या बनाएंगे, जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट की जगह क्या बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। दूसरा है Fe2O3। अब फेरस और एल्युमिनियम में चेक करिए किसका रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा है, देखिए फेरस कहाँ है, फेरस यहाँ पे है, फेरस कहाँ है, फेरस यहाँ पे है, और दूसरा किससे कहा गया है, किसके साथ कहा गया है, फेरस के साथ किससे कहा गया, फेरस के साथ किसको कहा गया, एल्युमिनियम को। ध्यान से देखिए फेरस और एल्युमिनियम में, ये एल्युमिनियम है, ये फेरस है, ये कौन ऊपर है, एल्युमिनियम ऊपर है, तो इसका मतलब एल्युमिनियम क्या रेट ऑफ रिएक्टिविटी अधिक है, इसलिए क्या होगा, क्या बनेगा, Al2O3 और क्या हो जाएगा,
फेरस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फेरस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Al2O3 क्या पड़ेगा, छोटे छोटे कंपाउंड का हम लोग तत्व का संयोजकता पढ़ा करके आपको कंपाउंड बनाना सिखा देंगे। यहाँ बनाएंगे तो ये टॉपिक थोड़ा हटके हो जाएगा, उसका एक बेसिक वाला जितना जो है वो आपको 1 या 2 वीडियो में सारा चीज़ आपको दे दिया जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। हमको मालूम है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका बेसिक नहीं पढ़ा होता है, कमज़ोर हो जाते हैं, नहीं कमज़ोर कुछ नहीं होता, मतलब उनको नहीं जानकारी है, इसलिए उनको डाउट आ रहा होगा, उसको हम ज़रूर बताएंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। तीसरा जो हम लोग समूह के बारे में जो पढ़ रहे थे, वो समूह हमारा क्या था, कैसा समूह के बारे में देख रहे थे। ये समूह है बहुत इंटरेस्टेड, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है, हाइलो ग्रुप कहते हैं। कैसा ग्रुप कहते हैं इसको, हाइलो ग्रुप कहते हैं, हाइलो ग्रुप। हाइलो ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे आगे, हाइलो ग्रुप के बारे में, जिसमें 4 होता है। कौन कौन होता है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, ठीक है। तो यहाँ फ्लोरीन नहीं है। देखिए अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन को आपको ध्यान से रखना है। क्लोरीन से ब्रोमीन ज़्यादा, आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिविटी कौन करता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन से ज़्यादा क्या है, क्लोरीन। मतलब इन सब में सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसका है, क्लोरीन का है। तो देखिए यहाँ ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, तो क्या आएगा, यहाँ बन जाएगा सोडियम के साथ कौन रिएक्शन करेगा, क्लोरीन करेगा। NaCl बहुत अच्छा कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड भी बनाता है, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं। और दूसरा क्या हो गया, ब्रोमीन हो जाएगा आउट। अब आयोडीन और क्लोरीन में देखिए, आयोडीन क्लोरीन में आयोडीन से काफ़ी ज़्यादा क्लोरीन का इंपॉर्टेंस है, तो पोटेशियम क्लोराइड, और क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा, आयोडीन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, क्लियर। हाइड्रोजन सल्फाइड है और क्या है, आयोडीन का रिएक्शन है। अब इसमें रिएक्शन होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, और सल्फर क्या हो जाएगा, सल्फर आउट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस तरीके से एक एक करके रिएक्शन को समझे। आप लोग रिएक्शन, इस रिएक्शन को जो भी रिएक्शन दिया जाएगा उसको बैलेंस भी करिएगा, क्योंकि बिना रिएक्शन को बैलेंस किए हुए वो जो रिएक्शन लिखना वो सही नहीं है। इसको बैलेंस करिएगा, इसको प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अब इसमें क्या हो गया कि हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए कि आप हैं और आपके एक दोस्त हैं, आप हैं, आपका एक पार्टनर है, फिर आपके दोस्त है और उसका एक पार्टनर है। अब संजोग ऐसा हो कि आप चले जाते हैं अपने दोस्त के पार्टनर के साथ, और आपका दोस्त चले जाता है आपके पार्टनर के साथ, दोनों क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, दोनों क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहले पढ़े थे हम लोग, इससे पहले एकल विस्थापन अभिक्रिया, अभी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई कंपाउंड बना हुआ है AB और दूसरा कंपाउंड आया CD, अब प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है कि A के साथ सपोज करिए कि A के साथ कौन चला गया, A के साथ सपोज करिए D चला गया, और B के साथ चला गया C चला गया। इस टाइप से हम लोग समझ सकते हैं, इस टाइप से समझ सकते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन को देखिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्कों के आयनों का आदान प्रदान होता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आयन का क्या हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया के लिए समान सूत्र आपको ये एग्जाम्पल दिया गया, आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से क्या करिए, इसको समझिए। अब आगे आइए देखते हैं, जैसे देखिए ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट है। अब ये क्या होगा, सोडियम के साथ कौन आ जाएगा, नाइट्रेट आ जाएगा, नाइट्रेट आ जाएगा, और क्लोरीन के साथ कौन आ जाएगा, क्लोरीन के साथ कौन आ जाएगा, जो बच गया, क्लोरीन के साथ कौन बच गया, क्लोरीन के साथ कौन बच जाएगा, सिल्वर किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो फाइनली क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा, NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और क्या बन जाएगा, AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। दूसरा, अब यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन है H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन है। तो सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन को छोड़ के सल्फर के साथ चला जाएगा, और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो ये फाइनली क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या कहेंगे इसको कहेंगे, लिखते चलना है आप लोग को नाम, सोडियम सल्फेट, और क्या बन जाएगा, फाइनली HCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। बैलेंस भी करते चलना है आप लोगों को। दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ फेरस और सल्फेट है, आयरन का रिएक्शन किसके साथ होगा, सल्फर के साथ होगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेंगे। तो क्या बनेगा, FeSO4 क्या बनेगा, फेरस सल्फेट, क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। मतलब इसके साथ वाला इसके साथ चला गया, इसके साथ वाला इसके साथ चला गया, अदला बदला हो गया, आदान प्रदान हो गया, ठीक है। आजकल आदान प्रदान बहुत होता है, ध्यान से पढ़ाई करना है बढ़िया से मन लगा करके। ये कॉपर सल्फेट है, तो इसमें जो कॉपर है वो कॉपर किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, और ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। और मजे की बात यह है कि आखिर ये करता क्यों है, ये इसलिए करता है कि उसके मतलब इसके साथ जो चेंजिंग क्यों हो रहा है कि वो उसके साथ स्टेबल है, जिसके साथ जो स्टेबल होगा उसी के साथ जाएगा।
कि पहले जो कंपाउंड बना है उससे बेहतर कंपाउंड बन रहा है, उससे स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, मजबूत बन रहा है, आयनिक बॉन्ड उससे भी स्ट्रांग है। हालांकि मेटल और नॉन मेटल का जो होता है रिएक्शन, उसमें आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के कंपेयर में। लेकिन हम लोग को जो ये चीज़ समझना है कि आयनिक बॉन्ड पहले से भी ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन इसके कंपेयर में ये आयनिक बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, इसके चलते वो आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हर जगह लोग स्टेबिलिटी की बात करता है। ठीक, तो ये कॉपर है और ये सल्फर है, क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फाइड बनेगा। और दूसरा क्या रिएक्शन बनेगा? H2SO4 बनेगा। क्या बनेगा? H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को अच्छे से। बारी बारी से 2-3 बार इन टॉपिक को देखते चलिए। अब देखिए, हमारे साथ जो एक और टॉपिक जो आया, ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ से आपका शुरू हो रहा है ये टॉपिक मज़ेदार वाला। देखिए, टॉपिक का नाम हो गया क्या चीज़? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। क्या है ये उपचयन अभिक्रिया? देखिए, उपचयन इसमें देखिए क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। आगे आइए समझते हैं इसको, बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं उपचयन और अपचयन का क्या है। देखिए, एक है नाम अभी जो हम लोग को मिला, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन नाम एक है अपचयन है। उपचयन और अपचयन ये दोनों अभिक्रिया है। कहानी समझिए, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। समझिए, ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। और हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन समझिए सिंपल की हटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? सिंपली क्या होगा? उस रिएक्शन से हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो, चाहे हाइड्रोजन उसमें से हट जाए, तो उस एलिमेंट के साथ क्या हुआ? उस एलिमेंट का उपचयन हुआ। उपचयन हुआ, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसको इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। REDUCTION, रिडक्शन। रिडक्शन में ठीक इसका उल्टा होगा। क्या होता है उल्टा? तो इसमें क्या होगा कि जो O2 है और दूसरा केस कौन सा लिए, जो हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, नहीं तो ऑक्सीजन क्या हो जाए? हट जाए। ऑक्सीजन क्या हो जाए? हटेगा। ऑक्सीजन हटेगा, ऐसे याद रखिए, ऑक्सीजन हटेगा। ये दोनों को होता कंडीशन में ऐसा है ना कि हम लोग पढ़ते हैं इसको रेडॉक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में पढ़ते हैं? रेडॉक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। जो हम लोग लिखे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या लिखे? रिडक्शन, READUCTION, रिडक्शन। इन दोनों में क्या कॉमन हो गया? देखिए, जो रिएक्शन बना हमारा, एक बना रिडक्शन में REA नहीं होगा, सॉरी, RE होगा, RE हो गया। देखिए, अब इसमें से हम लोग जो कॉमनली देख रहे हैं, ये क्या है? RED, और ये क्या है? OX है। ये दोनों मिलकर के वर्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रेडॉक्स, REDOX। कहने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकेले अकेले नहीं होता। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं? साथ ही साथ होते हैं, क्रम में होते हैं। मतलब जिस रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन होगा, साथ ही साथ वहाँ पर किसी न किसी का रिडक्शन हो गया रहेगा। आप समझिए, ऐसे अगर आप किसी के पॉकेट से पैसा ले लेते हैं तो क्या होगा? आपके पॉकेट में पैसा बढ़ गया और उसके पॉकेट में पैसा साथ ही साथ क्या हो गया? कम गया। तो यूँ समझिए कि आपका ऑक्सीडेशन हो गया तो उसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया को ऐसे हम लोग को समझना है, अच्छे से समझना है। अब समझिए, यहाँ पर एक एक करके अच्छे से डिटेल को समझिए ध्यान से। ऑक्सीजन में वृद्धि के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए काम, अब देखिए कोयला है, कोयला को हम लोग जलाएं, क्या कौन सा गैस बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हुआ? यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। किसका हुआ? कार्बन का क्या हुआ? उपचयन हो गया। कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। ये बात समझना, ठीक है। दूसरा बात, ये जो है बात कहें, ये फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो P2O5 बनाया, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाया, फॉस्फोरस के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब इसका उपचयन हो गया। फॉस्फोरस में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में क्या हो गया? उपचयित होता है। क्या हो गया? उपचयित हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, उसका ऑक्सीडाइज हो गया। वो कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो, क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बना। कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर का उपचयन हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, अब है उपचयन का कुछ उदाहरण देखिए, उपचयन का कुछ उदाहरण देखिए। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, समझिए अच्छे से, हाइड्रोजन सल्फाइड है, प्लस इसके साथ कौन सा रिएक्शन हुआ? ब्रोमीन का रिएक्शन हुआ। प्रोडक्ट में क्या बन गया? प्रोडक्ट बना HBr,
HBr, ये अभी 2 को हम छोड़ दे रहे हैं, ये बैलेंस किया हुआ है, 2 को हम छोड़ दे रहे हैं और क्या हो गया, सल्फर हट गया, सल्फर हट गया। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझिए, जब ये रिएक्शन हुआ तो क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, देखिए हाइड्रोजन के साथ कौन आ गया, ब्रोमीन आ गया। हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ब्रोमीन, जो कि पहले किसके साथ हाइड्रोजन था, पहले हाइड्रोजन किसके साथ था, सल्फर के साथ था। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि सल्फर का क्या हुआ है, सल्फर क्या हुआ, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ। यहाँ सल्फर अकेले ना हो गया, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, हट गया। तो ये ऑक्सीडेशन का केस केवल हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं है, हाइड्रोजन के लिए भी है। ऊपर जो केस देखिए तो उसमें ऑक्सीजन O2 का क्या हो रहा था, O2 जुड़ रहा था, O2 का क्या था, जुड़ाव था। यहाँ पर क्या है, इस केस में जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, हाइड्रोजन है, क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हट रहा है, ये हट गया है, हाइड्रोजन हट रहा है। दोनों केस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10+2 में आपको आगे बहुत काम आने वाला है केमिकल रिएक्शन सब। ठीक है, दूसरा रिएक्शन को देखिए, दूसरा रिएक्शन को इधर देखिए, इसको नोट डाउन इधर कर दे रहे हैं। यह हाइड्रोजन सल्फाइड है और उसके साथ किसका रिएक्शन है, आयोडीन का रिएक्शन है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, HI बना और क्या हो गया, सल्फर अलग हो गया। आप समझिए, यहाँ पर समझिए, हाइड्रोजन किसके साथ था, पहले हाइड्रोजन सल्फर के साथ था, अब सल्फर क्या हो गया, अकेले हो गया। मतलब हाइड्रोजन H2 क्या हो गया, H2 हट गया, H2 हट गया। अब इस केस में क्या होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि इसके साथ क्या हो गया है, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे कि आखिर आयोडीन के साथ क्या हुआ। तो ये आयोडीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आयोडीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया प्रोडक्ट में। क्यों, क्योंकि आयोडीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। वही ऑक्सीजन अगर जुड़ता तो क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, हम लोग का और एक एग्जाम्पल है, ये मीथेन दिया हुआ है, CH4, मीथेन CH4 है, मीथेन गैस है। इसको हम लोगों ने जलाया, जलाने के बाद क्या प्रोडक्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है और जलवाष्प निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या निकला, जलवाष्प निकला। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्या निकला, जलवाष्प निकला। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब अपर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में उसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ऑक्सीजन का मात्रा जब कम होता है तब उसको जब जलाया जाता है तो क्या होता है, उसका वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, जो कि काफ़ी क्या होता है, विषैला है, हमारे शरीर में होम हीमोग्लोबिन में जाकर के डिस्टर्ब करता है और हम लोग को अच्छा भी लगने लगता है। पता नहीं क्यों कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड का जब सुगंध आता है तो जनरली देखिएगा जब केरोसिन या कुछ ऐसा चीज़ जलाया जा रहा हो तो हम लोग को अच्छा लगने लगता है, हम लोग स्मेल करना पसंद करते हैं। हम लोग जब स्मेल करना पसंद करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन में जाके हमारे सेल को डिस्टर्ब करना वो शुरू कर देता है। समझिए, जहरीला है लेकिन भाता है, अच्छा लगता है। उन सब चीज़ों से बचना है, हर अच्छा लगने वाला चीज़ बढ़िया नहीं होता। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, कार्बन के साथ हाइड्रोजन पहले जुड़ा हुआ था, कार्बन के साथ क्या था, हाइड्रोजन था। अब कार्बन के साथ कौन जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे कि कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन का उपचयन हो गया। कार्बन का क्या हो गया, कार्बन का हो गया उपचयन हो गया, उपचयन हो गया, कार्बन का उपचयन हो गया। इससे अगर देखिए तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया है, इसका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये देख लीजिए एक रिएक्शन है, यहाँ कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड है, दिख रहा होगा कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ हुआ। अब कॉपर क्या हो गया, हट गया, कॉपर क्या हो गया, हट गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चल के जल बना लिया। तो कॉपर के जैसे यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का क्या हो गया, हटना, ये ऑक्सीजन इससे हट गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, देखिए यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। किसका एग्जाम्पल हो गया, अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अपचयन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, कमेगा, ऑक्सीजन क्या होगा, कमेगा। चाहे इसमें क्या हो, दोनों साथ साथ भी हो सकता है कि हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन हट जाए, ये दोनों साथ में हो सकता है, या हो सकता है कि ऑक्सीजन हट गया है, हो सकता है हाइड्रोजन जुड़ गया है। ये तीनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। ये तीनों के तीनों केस क्या कहलाएगा, ये तीनों के केस अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन होना। क्या कहते हैं, रिडक्शन होना। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड है, क्या है, जिंक ऑक्साइड, यह जिंक ऑक्साइड, नाम बोल रहे हैं, बोलते चल रहे हैं, उसको लिखते चलिएगा, आप लोग समझिएगा। जिंक ऑक्साइड अच्छे समझते चलिए। उसका कार्बन का रिएक्शन हुआ, कार्बन का जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, जिंक अलग हो गया और क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। हालांकि इस तरीके से लिखना गलत है, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा आप लोग। सी अलग, ओ अलग, ऐसे कंपाउंड को ऑलवेज अलग अलग लेटर में लिखिए। ठीक है,
अलग अलग लेटर में लिखिए, कर्सिव में नहीं लिखिएगा, इन्हें कि स्पीड में लिख दे। लिखने के लिए हम लोग लिख देते हैं कि ध्यान रखना है, तरीका जो होता है उसी को फॉलो करना है। दूसरा रिएक्शन भी देखिए, उसको समझते चलते हैं। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड है, और दूसरा क्या है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराया गया, किसके साथ कराया गया, इसका रिएक्शन हो गया क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुआ, तो क्या बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, और क्या बनेगा, सल्फर, इससे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, सल्फर आउट हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन को हम लोग थोड़ा अच्छे से इसको चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला देखिए, जिंक के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब किसके साथ ये ऑक्सीजन चला गया, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया। जिंक में से ऑक्सीजन क्या हो गया, जिंक में से जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया, जिसको कहेंगे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या कहेंगे, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन करने का मतलब क्या हुआ, अपचयन हो गया। अपचयन, किसका अपचयन हुआ है, तो कहेंगे जिंक का अपचयन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है, जिंक का अपचयन हुआ है। ठीक है, ये सल्फर है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना हुआ है। सल्फर क्या हो गया, फ्री हो गया, इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया, और किसके साथ जुड़ गया है, क्लोरीन के साथ जुड़ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब देखेंगे तो क्लोरीन का क्या हो गया है, क्लोरीन के साथ क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। क्लोरीन के साथ क्या हो गया, अपचयन हो गया है। यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हो गया है। बात समझ में आया, आप समझे, क्लोरीन का अपचयन हो गया। यही अगर हाइड्रोजन के साथ कहे, सल्फर के साथ क्या हुआ भाई, सल्फर के साथ क्या हुआ, तो सल्फर को हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया है, क्योंकि इसका जो है हाइड्रोजन था वो क्या हो गया, हट गया। ठीक है, दोनों प्रक्रिया साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ चलता है। इस चीज़ को पढ़ेंगे, इसलिए हमारे पास जो नया टॉपिक अभी आ गया, वो टॉपिक दोनों को मिला करके, पहले दोनों को अलग अलग पढ़े थे, मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि रिएक्शन में दोनों साथ साथ हो जाए, जिसका नाम है रिडॉक्स। क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स नाम देते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स माने अपचयन उपचयन दोनों हो। रेडॉक्स कहने का मतलब कि REDOX, ये दो वर्ड से बना हुआ है। RE मतलब क्या हुआ, रिडक्शन, REDUCTION, रिडक्शन। DOX मतलब क्या, सॉरी, RED से बना हुआ है एक, RED मतलब रिडक्शन, और जो OX है इससे क्या बना हुआ है, ऑक्सीडेशन। क्या बना हुआ है, ऑक्सीडेशन बना हुआ है, ऑक्सीडेशन बना हुआ है, ऑक्सीडेशन बना हुआ है। ये दोनों वर्ड का ये कंपाइल फॉर्म है। आइए हम लोग देखते हैं, इसको बढ़िया से समझते हैं चीज़ों को। देखिए, ऐसी अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है या दूसरा क्या होता है, अपचयित होता है। मतलब उसी में एक अभिकारक जो होगा, जो अभिक्रिया में जो बना हुआ है, एक का रिडक्शन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, और दोनों रिएक्शन में साथ साथ चलेगा। ऐसा रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया और अपचयन की क्रिया साथ हो, उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोनों के दोनों डिफिनेशन दिया, आपको जो पसंद है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को लिख रहे हैं, इस रिएक्शन को यहाँ लिख रहे हैं, ये क्या है, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कार्बन है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन है, क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन क्या बनेगा, जिंक हो गया अलग, और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब समझिए अच्छे से, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो कैसे लिखेंगे इसको, ये जो जिंक है, जिंक का एक फंडा देख समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझिए इन चीज़ों को। देखिए, जिंक है, जिंक का किसके साथ, ऐसे, इस ये ऑक्सीजन इससे हट गया, तो जिंक का क्या हो गया, जिंक का हो गया रिडक्शन। जिंक का क्या हो गया, जिंक का हो गया रिडक्शन हो गया है, जिंक का रिडक्शन हो गया है, मतलब अपचयन हो गया है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मीन्स कार्बन का क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया। समझ में आ रहा है, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर चीज़ों को समझाया गया है। बिल्कुल सामान्य बात याद रखना है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, या फिर दोनों का साथ साथ ऑक्सीजन भी जुड़ जाए, हाइड्रोजन भी हट जाए, वो दोनों के केस हो गया ऑक्सीडेशन के लिए। अगर ऑक्सीजन हट जाए और हाइड्रोजन जुड़ जाए, वो केस हुआ रिडक्शन के लिए। बस इतना सिंपल सा याद रखना है। आगे इसका और भी फॉर्मेट होता है, जो 10+2 में आपको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में भी चर्चा होता है। ठीक है, उसका डिटेल चर्चा आप लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जितना आपको पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ते चलिए। अब देखिए, एक बात आता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक एक होता है अवकारक, समझने वाली बात है। एक कंडीशन का ऑक्सीकारक, दूसरा क्या हो गया, अवकारक। मतलब ऑक्सीकारक मीन्स क्या हुआ, देखिए, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक एक है अवकारक, अवकारक ये एजेंट हुआ, एजेंट 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 अगुआ, अगुआ। ऑक्सीकारक मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। दो तरह के एजेंट है, मतलब जो ऑक्सीडाइज करा दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन आया, जो रिडक्शन करा दे,
वो कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। वह पदार्थ जो उपचयन ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है, कोई पदार्थ आए और क्या कर दे, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन दे दे, वो पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, क्योंकि अपने साथ वो ऑक्सीजन लेकर आया था। बस समझे, चाहे कोई ऐसा पदार्थ का एंट्री हो जाए जो दूसरे किसी के साथ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को ले ले, तभी क्या होगा, वो एजेंट क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बात समझे। वैसे दूसरी भाषा में समझते, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन हटाने के लिए उत्तरदायी हो, वो ऑक्सीजन को क्या कर दे, दूसरे कंपाउंड के साथ हटा दे। तो ऑक्सीजन हटा देगा तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जो पदार्थ आया और दूसरे पदार्थ के साथ जो हाइड्रोजन था उसको हटाने में मदद कर दिया, वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया, जो ऑक्सीजन को हटाने में मदद कर दिया वो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हाइड्रोजन को हटाने में मदद कर देता वो हो जाता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता। ध्यान रहे, या अपचयन जो है के लिए हाइड्रोजन देता है, क्या करता है, अवकारक कहलाता है। जैसे इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, हम फार्मूला को लिखते हैं, अच्छे से समझिए। कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, उसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, हाइड्रोजन के साथ हुआ। इसको हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों को एक साथ रख करके गर्म कर दिया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, ये हो गया कॉपर अलग हो गया, दूसरा क्या बना, जल बन गया, पानी बन गया, कॉपर बन गया। अब समझिए यहाँ पर क्या है कहानी, वो समझिए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, कॉपर के साथ क्या हुआ वो कंपेयर करिए। कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, कॉपर क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। चलिए दूसरा भाषा में समझिए इसको बढ़िया से। हाइड्रोजन का क्या हुआ है, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, सॉरी, और कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर का सेकेंड ऑक्सीकारक, ठीक है, एक सेकेंड। ये कॉपर से पहले ऑक्सीजन था, कॉपर में ऑक्सीजन अब नहीं है, तो कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का हो गया रिडक्शन। कॉपर का क्या हो गया, कॉपर का हो गया रिडक्शन हो गया, कॉपर का हो गया रिडक्शन, ठीक है। और हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ वो देखिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ये किसका हो गया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो गया। अब समझिए यहाँ पर दो बात है, जो ऑक्सीकारक कौन हुआ, समझिए, ऑक्सीकारक कौन है, इसको किसका नाम देंगे, और अवकारक कौन है इसका, ये किसको पहचानेंगे कि अवकारक कौन है, उसको ध्यान से देखिए। इस रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन नहीं आता, इस रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन नहीं आता तो क्या कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हटता, नहीं हटता। तो यहाँ पर जो ऑक्सीकारक है, जो यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर जो अवकारक है वो कौन है, अवकारक जो कॉपर से जो हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन हटाने का जो काम किया है वो कौन काम किया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वजह से क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन इसमें का हटा है, मतलब ये रिड्यूस हुआ है, इसलिए यहाँ पर H2 जो हो गया, क्या हो गया, H2 क्या हो गया, अवकारक हो गया। अगर हाइड्रोजन को प्रायोरिटी के रूप में ले और कॉपर ऑक्साइड को देखें हम, तो क्या होता है, अगर कॉपर ऑक्साइड मान कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं होता तो क्या हाइड्रोजन का जल बनता, नहीं बनता। हाइड्रोजन क्या ऑक्सीडाइज होता, नहीं होता। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने वाला जिम्बार कौन है, तो हाइड्रोजन को जिम्बार करने वाला कौन है, कॉपर है। कौन है, कॉपर। बात समझे, कॉपर है, जो कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ये कंपाउंड जिम्बार है। बात समझे। कॉपर ऑक्साइड के चलते हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, और हाइड्रोजन के चलते कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कॉपर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इस केस में क्या है, ऑक्सीडाइज होना मीन्स क्या, उपचयन, क्या लिखते हैं हम लोग, उपचयन हुआ है। और इसका क्या हुआ है, ये हो गया अपचयन हुआ है, बात समझ में आ रहा है। सबको अच्छे से रिवाइज करके चीज़ों को समझना है, बारी बारी से, बहुत क्लियर बताया जा रहा है, आप लोगों को समझिए, ठीक है। यहाँ जो उदाहरण दिया गया कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या, कॉपर का उपचयन हो गया, ठीक है। और CuO में जो है वो कैसा पदार्थ है, उपचयित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, उपचयित पदार्थ है, ऑक्सीकारक का काम करेगा ये, ठीक है। और हाइड्रोजन में जो H2O है ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीजन से क्या किया, CuO को, कॉपर ऑक्साइड को हटाने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए हाइड्रोजन है वो क्या है, एक अवकारक है। हाइड्रोजन एक क्या है, अवकारक। समझ में, हाइड्रोजन क्या है, अवकारक है, और कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक। अब एक सारांश के तौर पर दिया गया जिसको हम लोग देख लीजिए। उपचयित पदार्थ, इसमें हाइड्रोजन हो गया। उपचयित पदार्थ देखिए, उपचयित पदार्थ जिसमें ऑक्सीकरण की वृद्धि होती है ना। अपचयित पदार्थ कॉपर ऑक्साइड है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो गया, ह्रास हो गया। ऑक्सीकारक क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। अवकारक क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीकारक उसको बोलते हैं जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन का प्रदान करता है, और अवकारक बोलते हैं जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। ये समरी के रूप में दिया गया। PDF आप लोग को मिल जाएगा, उसको आप लोग अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़िएगा। ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म पे जाइए,
वेबसाइट पे जाइए, ऐप भी आपको मिल जाएगा, उसके जो वेबसाइट के नीचे आएंगे, जो क्या बोलते फूटर पे आएंगे, APK लिखा है, उसको डाउनलोड करेंगे, आपको सारा वीडियोज़ वहाँ मिलेगा और PDF भी धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। सारा वीडियो आएगा हर एक सब्जेक्ट का, आपको परेशान नहीं होना है। ग्लोबल स्टडीज़ के साथ बने रहिए, चाहे आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम हो या 12th बोर्ड एग्जाम हो, या आने वाले समय में कंपटीशन के लिए भी आ रही है एक साथ एक पैकेज को लेकर के, जिससे आपका 1 डे एग्जामिनेशन का पूरा के पूरा आपको ऐसा पैकेज मिलेगा जो लगेगा कि हाँ ये चीज़ पढ़ने से हमको वास्तव में नॉलेज हुआ और आपका कंपटीशन में चाहे जितना भी सीट है उसमें सिलेक्शन होगा। हम लोगों ने तैयारी किया है, हम लोग भी चयनित लोग ही आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए कृपया हम लोग के बात पर बिल्कुल मान करके चलिए। खुद का अपना एक्सपीरियंस रहा है हम लोग का, तो आप लोग को एक बेहतर गाइडर के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर समय बर्बाद नहीं करिए, गाइडलाइन में आइए और अपना जीवन को संवारिए। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब अपचयन का प्रभाव क्या है समझिए। उपचयन का प्रभाव यहाँ दिया गया। उपचयन का प्रभाव क्या है, क्या इफेक्ट है, क्या होता है ये हमारे रोजमर्रा की ज़िंदगी में, पर्यावरण में ऐसा क्या है, इसका प्रभाव को देखिए। हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हैं जो हमारे आसपास होती रहती है, बिल्कुल हर एक सेकंड गिन नहीं सकते कितना अभिक्रिया होते रहता है हमारे शरीर के अंदर हो या आसपास में, गिन नहीं सकते है ना, मिलियन ट्रिलियन, या उसको काउंट ही नहीं कर सकते। जिसमें धातुओं का संचारण होता है, संचारण करने का तो जंग लगना, धातु क्रोध होना, खराब होना, ये सब चीज़। खाद्य पदार्थ में क्या होते हैं, सड़ते रहते हैं, जैसे दाल है, उमस वाले दिन में क्या होता है, फ्रिज में नहीं रखी, रेफ्रिजरेटर में रखिए, दाल खराब हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा, है ना। वो क्या होता है, उससे स्मेल आना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें क्या विकृति आना शुरू हो गया। ठीक है, ये सब किसका है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ही ये उदाहरण का जो टर्म है, इसी से जुड़ा हुआ चीज़ है जिसको हम लोग को समझना है। 10th तक के जो केमिस्ट्री है उसमें मैक्सिमम चीज़ अप्लाइड केमिस्ट्री को ही पढ़ा जाता है, जो रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा होता है। जो उपचयन अभिक्रिया के लिए प्रभाव से होता है, किससे होता है, उपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन से उसका रिएक्शन हो गया। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन भरपूर है, कितना ऑक्सीजन है, 28% है, हमारे आसपास है। ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है, वो रिएक्शन करता है और चीज़ को क्या करता है, उपचयन कर देता है। उपचयन मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है, और ये ऑक्सीडाइज होने से वो चीज़ क्या होता है, खराब भी होता है। कोई चीज़ हमारे सुटेबल के लिए जो काम का नहीं है वो खराब है, हमारे सुटेबल के लिए बढ़िया है वो बढ़िया है, सीधा इस हिसाब से मानते हैं। खराब और अच्छा का कोई कंपैरिजन नहीं है, हम लोग हमेशा अपने प्रायोरिटी के हिसाब से देखते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में AC को एकदम चिल्ड करके रखते हैं, क्यों, वहाँ पर हमको अच्छा लगता है ठंडा, यही ठंडा में AC को कोई चिल्ड कर दे फिर क्या होगा, हमारे लिए ख़राब है। तो समझिए वो जो चीज़ है वो हम अपने फेवर के हिसाब से देखते हैं कि वो अच्छा है कि बुरा है, ये समझना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलिए, इस टॉपिक को हम लोग बढ़ाते हैं आगे। दूसरा हम लोग के पास जो वहाँ पढ़े थे उस टॉपिक में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन के बाद एक टॉपिक आता है, उसको हम लोग फिर से आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। इसका हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए संचारण हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ लेते हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ें, उसके बाद इसका एक आता है अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो सब देखेंगे। अवक्षेप अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेशन बनता है, क्या बनता है, कोई मटेरियल आके प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट होता है, ऐसे एरो के साइन देते हैं। ये क्या होता है, इसको एक बारी बारी से देखिए। अगर आप रिएक्शन कराते हैं किसको, सोडियम क्लोराइड को और AgNO3 को, तो क्या बनता है, इससे रिएक्शन क्या होगा, NaNO3 बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है, और क्या बन जाता है, AgCl, क्या बनता है, AgCl बनता है, AgCl, और ये बर्तन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, बर्तन में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब हार्ड टाइप से धातु बन के बर्तन के तली में या जिस कंटेनर में रिएक्शन करा है उस कंटेनर में क्या नीचे आके जम जाना, प्रेसिपिटेट उसी को कहते हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड के रूप में बन जाए या फिर थोड़ा हार्ड टाइप से बन जाए, वो होता है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो एग्जाम्पल है उसको देखिए। अब यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा NaCl बनेगा, बहुत ही और दूसरा क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, क्या बनेगा, बेरियम BaSO4 बेरियम सल्फेट, और इसमें क्या होगा, बेरियम सल्फेट क्या होगा, कंटेनर के तली में आके बैठ जाएगा, जम जाएगा। सोडियम क्लोराइड का क्या स्थिति रहेगा, सोडियम क्लोराइड एक्वस में रहेगा, जैसे पानी में हम नमक रखते हैं वो नमक नहीं रहता, वो Na+ और Cl- आयन बन के पूरे पानी के अंदर मूव करना शुरू हो जाता है, उसका मैकेनिज्म होता है। वो सब चीज़ों पर भी हम लोग रिएक्शन में चर्चा करेंगे, आपको बेसिक में हम चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, कोई भी सॉल्ट वाटर के संपर्क में आएगा वो आयन के फॉर्म में चला जाता है, आयन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, अब देखिए यह प्लैटिनम नाइट्रेट और Ki है, पोटेशियम आयोडाइड है। अब यहाँ देखिए इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसका रिएक्शन किसके साथ होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक तरह से एग्जाम्पल है। तो कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं कि किसी एक ही का एग्जाम्पल होगा, उसमें 2-3 तरीके का एग्जाम्पल को इन्वॉल्व करके देखेंगे। जैसे देखिए इसमें इंटरचेंजिंग हो रहा है ना, सोडियम के साथ नाइट्रेट आ रहा है, क्लोरीन के साथ सिल्वर आ रहा है, तो क्या डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ, ये भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। और क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है इसलिए अवक्षेपण अभिक्रिया भी इसको हम कह सकते हैं।
ठीक है। तो रिएक्शन को पहचानना है कि आखिर जो 5-6 टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें किस किस टाइप से आ रहा है, ठीक है, किस किस टाइप से वो रिएक्शन होके आ रहा है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, PB2I एक बन गया, दूसरा क्या बन जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया बन जाएगा। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण, मतलब न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन का जैसी बात आएगा समझिए कि ये रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में हो रहा है। बहुत सारा रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में, एसिड बेस और सॉल्ट में, या फिर इसी के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे, फिर धातु धातु पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है हमारा है अम्ल, क्षार और भस्म चैप्टर, उसके बारे में देखेंगे। बहुत सारा लवण के बारे में पढ़ना है, सॉल्ट के बारे में। हम लोग डेली लाइफ में कितना नमक के बारे में जानते हैं, लवण के बारे में एक ही NaCl, ऐसा नहीं है। जो फिटकरी यूज करते हैं एलम है, वो भी एक सॉल्ट है। बहुत सारे सॉल्ट है जिसको हम लोग पोटेशियम जो कहें आयोडाइड है, ये भी सॉल्ट है। लेकिन हम अपने जो यूज़ के लिए डेली लाइफ में यूज़ करते हैं सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं। इसी में क्या मिलाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं, और हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। आयोडीन कम मात्रा में हमारे शरीर के जरूरी है, इसलिए हम लोग जो नमक खाते हैं उसका रहता है आयोडीन युक्त नमक, मतलब उस नमक के साथ क्या मिला हुआ है, आयोडीन मिला हुआ है। खैर वो हम लोग एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर में हम लोग आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, जो भस्म कहते हैं इसको बेस है इंग्लिश में, हम लोग को एसिड कहते हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन बनकर बनता है, लवण और जल बनता है। देखिए इसका रिएक्शन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ HCl है, बहुत मज़ेदार रिएक्शन ये करता है। क्या बनाता है, क्या बनाता है, ये फट से बनाएगा अपने लेवल का सोडियम क्लोराइड NaCl। बहुत अच्छा दोस्ती है इन दोनों के बीच, दूसरे दूसरे के पास रहते हैं, जैसे ही सामने आए बस मिल जाते हैं, बिछड़े रहते हैं, पास आए साथ में हो जाते हैं। बहुत ईमानदार और बहुत इफेक्टिव रिएक्शन। प्लस दूसरा क्या बन गया, देखिए OH है और H मिलके, इसमें OH और H बन के, जैसे इसमें हो गया OH माइनस और क्या हो गया H प्लस बन के क्या बन जाता है, पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है, जल बनता है। ये जब रिएक्शन होगा ना तो नमक के साथ पानी रहेगा, नमक के साथ पानी रहेगा। अब कहेंगे कि नमक कैसे प्राप्त करेंगे, तो पानी को बॉयल कर दीजिए, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और नमक क्या रहेगा, कंटेनर में बचा रह जाएगा, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HNO3 का रिएक्शन है। अब इसके साथ इसका रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा, CaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट का क्या बन जाएगा, Hol2 हो गया, ये सॉल्ट हो गया, और क्या बन गया, ये वाटर बन गया, वाटर बन गया। ये वाला H और OH मिलके क्या बन गया वाटर बन गया। CaOH Hol2 यहाँ पर होता है, CaOH Hol2, ऐसे रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। MgOH Hol2 है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। मैग्नीशियम किसके साथ जाएगा, सल्फर के साथ जाएगा। क्या रिएक्शन बना, MgSO4, ये भी एक सॉल्ट का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ क्या बन गया, जल बन गया। साथ ही साथ क्या बन गया, जल बन गया, जल बन गया। यहाँ देखा जाए तो 2 मोल पानी बन रहा है। बैलेंस करना है, हम इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। गलती होगा 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 होगा, एक बार सीख जाएंगे। खुद प्रैक्टिस करना है बढ़िया से एग्जामिनेशन में, ताकि आपको एकदम कॉन्फिडेंस रहे, आपका मार्क्स के साथ मेरिट रहे। अब वैसे लोगों का जोड़ी है, केवल मार्क्स होने से कुछ नहीं होना है। मार्क्स ले लेकर लोग घूम रहे हैं आज के समय में, लेकिन जिनको 60-70% अगर मार्क्स आया है और वो ऑनेस्टली मार्क्स लेकर आए हैं, वो लोग फट से कंपटीशन को क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि उनका बेसिक पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, मजबूत हो चुका है। आने वाला चीज़ में कॉम्पिटिटिव चीज़ का जो भी चीज़ वो सीखेंगे उसको फटाफट सीखेंगे। और जो इधर उधर करके मार्क्स ज़्यादा ले आया है और नॉलेज नहीं है, पता है उनको फिर से क्या कर रहे हैं, दोबारा से उनको एजुकेशन है ना, एजुकेशन में आप ये नहीं कर सकते, उसके साथ छलावा नहीं कर सकते। आप 8 का नहीं पढ़े, आपको मजबूरन 8 का चीज़ को, किताब को खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 7 का चीज़ छोड़ के गए, 7 के चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। 9, 10 के 9, 10 के चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो बेसिक से जो चीज़ को लेके चल रहे हैं उसको ध्यान से आप लोग इसको देखिए और समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। प्रकाश रासायनिक में जो सूर्य के प्रकाश, जैसे देखिए प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये हो गया, क्या चीज़ है आप समझिए। ये पहले ये इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल देखते हैं। ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, जब इन दोनों को रख देते हैं सूर्य के प्रकाश में, लाइट में जब हम रख देते हैं तो क्या होता है, ये क्या होगा, बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। और ये कितना मोल बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 मोल बन जाएगा। कितना मोल बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा। बैलेंस कर दिया, 2 मोल बनेगा, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, ये 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखिए, ये फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। पेड़ है, वातावरण से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। बायो में आप पढ़े होंगे, पोषण चैप्टर में आपको PK सिंह सर पढ़ाए होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है, वातावरण से लिया। जड़ से जाइलम क्या करता है, जड़ से रूट से पत्तियाँ तक पहुँचाने का काम करता है। उससे क्या चीज़, जल, पानी को, साथ में मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश पत्ते पर पड़ते हैं, पत्ते के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, फिनोमेना है। जब सब चीज़ होते रहता है तो क्या आउटपुट में क्या मिलता है, बताइए। आउटपुट में क्या मिलता है, आउटपुट में मिलता है, कोई भी अपने एनर्जी के लिए जो बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। क्या ग्लूकोज बनाते हैं,
H12O6, ये क्या है, ये है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज बनाया, एनर्जी, ग्लूकोज एनर्जी। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के समय ऑक्सीजन भी वातावरण में छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आउट करते रहते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन को देते रहते हैं, बैलेंस करते रहते हैं। मतलब पेड़ पौधा के खाना बनने से क्या होता है, फायदा है, वातावरण में ठंडापन पहुंचेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, ठीक रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा बैलेंस होगा। हम लोग खाना बनाते तो माहौल गर्म कर देते हैं पूरा, ये समझिए, इसे पेड़ पौधा काफ़ी क्या है, जरूरी है। आगे आइए, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे वो 3 पार्ट है, इस चीज़ को समझना है। संक्षारण, संक्षारण कहने का मतलब क्या हुआ, जंग लगना, क्या करना, जंग लगना। संक्षारण का मतलब हो गया क्या चीज़, जंग लगना पड़े। और जंग लगना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा और नमी से, हवा मतलब ऑक्सीजन, जल मतलब क्या है H2O, इसका जिम्मेवार है H2O, है ना, जल, या फिर कह ली हम लोग नमी, मतलब यही नमी का भी केस है, नमी का केस मतलब कि मॉइस्चर, है ना, उन सब से अभिक्रिया करके धातु की सतह संक्षारित होकर गलना शुरू कर, मतलब कि जैसे आयरन है, आयरन पे क्या हुआ, हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लोहा है, लोहा के संपर्क में क्या गया, ऑक्सीजन के संपर्क में तो है ही, और नमी या जल मिल गया, क्या बनता है, ये संक्षारण हो जाता है, Fe2O3। लोहे का क्या कहेंगे, ये जंग लगना कहेंगे, वो संक्षारण का काम करना शुरू हो जाता है। एक ऐसा तत्व का नाम बताइए जिसमें संक्षारण होना जब शुरू होता है तो अपने आप को कोटिंग कर लेता है और स्ट्रॉन्ग बना लेता है। वो कौन सा एलिमेंट है, वो एलिमेंट है आपका अल्युमिनियम। वो कौन सा एलिमेंट है, अल्युमिनियम। जब अल्युमिनियम के संपर्क में ऑक्सीजन आता है तो क्या बनाता है, ये Al2 और O3 बनाता है। और मज़े की बात ये है कि जब इसके ये जो अल्युमिनियम का तार हुआ, ये अल्युमिनियम का तार हुआ, और इसके जब ऊपर के लेयर में जब ये रिएक्शन करके क्या बनाया, जब ये एक परत बन जाता है तो अपने आप में कैसा बना लेता है, इसको स्ट्रॉन्ग बना लेता है, स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद कहता है कि भाई मेरा जो पहला लेयर जो हो गया, जो ऑक्सीडाइज हो गया, वो हो गया, अब हमारे अंदर ऑक्सीजन एंट्री नहीं कर सकता, और खुद को क्या कर लेता है, ये प्रोटेक्शन दे देता है। तो इसका संक्षारण में क्या है, बेनिफिट है, इसको फायदा है, एल्युमिनियम को बेनिफिट है, ठीक है। दूसरा, अब संक्षारण से कैसे बचाव करते हैं, बड़ा सिंपल सा बात है जिसको हम लोग देखिए, हम लोग घर में जो ग्रिल वगैरह जो लोहे का बनाते हैं उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं जंग से बचाने के लिए। साइकिल वगैरह आप लोग चलाते हैं, स्कूल जाते हैं तो साइकिल के पहिया में क्या होता है, वो जो चैन बना हुआ होता है, जो चैन बना हुआ होता है, जो पहिया को नचाने में मदद करता है, उसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन मिलता है, उसको क्या करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं। बॉल बियरिंग में हम लोग ग्रीसिंग कराते हैं ताकि क्या हो, जंग नहीं लगे, फ्री चले। तो ये सब काम हम लोग करते हैं। दूसरा चीज़ है जस्तीकरण, मतलब क्या होता है, इसको कहते हैं गल्वनाइजेशन प्रोसेस द्वारा जिंक का परत चढ़ाते हैं, जिंक का क्या करते हैं, परत चढ़ाते हैं, जिंक का परत चढ़ाते हैं। दूसरा, धातु की सतह का पेंट करते हैं, पेंट करने का काम करते हैं, धातु की सतह पर तेल लगा के या ग्रीस लगा के काम करते हैं। दूसरा, हम लोग ये भी देखेंगे जो लोहे पर निकेल का परत चढ़ाते हैं, निकेल का जो होता है ना, कोई जो आपको लगता है एकदम चमक टाइप से चीज़ स्टील का दिख रहा है, लेकिन स्टील रहता नहीं, कुछ दिन के बाद यूज़ करते करते जब पुराना होता है तो उसका ऊपर का लेयर हट जाता है, तो उसमें जंग लगना शुरू होता है। मतलब उस ऊपर ना एक निकेल है, तत्व है, उसका क्या किया जाता है, परत चढ़ाया जाता है ताकि उसको स्ट्रॉन्ग हो, वो टिकाऊ हो, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। क्या नाम है, विकृत गंधिता, मतलब इसका जो स्मेल है वो खराब सा स्मेल वाला बात है। भोजन में उपस्थित वसा और तेल का वायु जनित उपचयन जिससे उसका स्वाद और गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। ये जिम्मेदार कौन है, कौन सा खाना सबसे पहले डैमेज होता है, वैसा खाना जिसमें क्या है, फैट है, या फिर क्या है, दूसरा क्या है, तेल है, वसा और क्या है, तेल है। ये जब ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें से इसको कह लीजिए दुर्गंध आता है, जो गंध हमें पसंद नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, दुर्गंध आता है। और ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या हुआ, वो जो भोजन हुआ वो क्या हुआ, भोजन ऑक्सीडाइज हो गया। भोजन का क्या हो गया, भोजन ऑक्सीडाइज हो गया, मीन्स हो गया उपचयन हो गया, भोजन का उपचयन हो गया। जैसे दाल वगैरह का खट्टा होना, ये सब चीज़, अचार, इस सब को खट्टा हम लोग होने देते हैं, टेस्टी लगता है, फिर उसके बाद बहुत तो खराब हो जाता है, हटा देते हैं, एक लिमिट तक उसको खट्टा होने देते हैं। बात समझ में आ रहा है, ये चीज़ है। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाए, सब्ज़ी खराब हो गया, अब आप लोग देखे होंगे भोज वगैरह में क्या होता है, थोड़ा अनलिमिटेड खाना भी बनता है लोगों के लिए, जितने लोग होते हैं, जो सब्ज़ी बच जाता है, क्या हुआ, रात में भोज हुआ, छोड़ दिए, सुबह पूरा एकदम स्मेल आ जाता है खराब, उसको क्या कहते हैं, हटा देते हैं। वही क्या हुआ, क्योंकि उस सब्ज़ी में क्या था, फैट था, ऑयल था, इन सब चीज़ों का उपयोग हुआ था, तो क्या हुआ, उससे दुर्गंध आना शुरू हो गया, मतलब क्या हो गया, वो खाना ऑक्सीडाइज हो गया, वो खाना ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लिया। अब समझिए और अच्छे से आगे समझिए, थ्योरी का क्वेश्चन इससे आता है, आप लोग को देखे होंगे। विकृत गंधिता एक ऐसा घटना है जब बहुत समय खराब रखने के बाद वसा, बहुत समय मतलब खाना बना के बहुत समय रख दिए, तेलीय खाद्य पदार्थ क्या होता है, उपचयित हो जाता है, जिससे उसका स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद ही बदल जाता है,
बात समझे। कभी कभी लंच में आप ले गए होंगे कोई खाना और आप नहीं खा पाए होंगे, मे भी हो सकता है उस दिन उमस हो, गर्मी जैसा ज़्यादा माहौल रहा हो, तो आपको पता चला कि जा हमारा जो खाना है वो तो सब्जी क्या हो गया, खट्टा हो गया, उसका टेस्ट क्या हो गया, बदल गया। हम लोग क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। वैसे खाना हम लोग खाना पसंद नहीं करते या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वो वॉमिटिंग वगैरह हो जाएगा, उस खाना से हम लोग को बचना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। वसा तथा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी है, चिप्स है आदि को विकृत गंधित होने से क्या हो जाता है, खराब कर देता है। उपचेत खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है और विकृत गंधिता भोजन खाने योग क्या होता है, नहीं होता है। ये खाने योग नहीं होता है। 10th क्लास के आप लोग स्टूडेंट हैं, इन सब चीज़ों को तो आप लोग जानते ही हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ों को हम लोग देखते हैं उससे करके। इसके चलते देखिए, चिप्स का बात आ जाता है कि बताते हैं, चिप्स का जो पैकेट है उसमें ऑक्सीजन जो गैस भरा रहता है, या उस टाइप का जो पैकेट में भरा हुआ जो भी चीज़ होता है उसमें हम सब कौन सा गैस भरते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कैसा गैस भरते हैं, नाइट्रोजन। इसलिए नाइट्रोजन गैस भरते हैं क्योंकि अगर नेचुरली हम ऐसे ही कोई गैस भर दे, ऑक्सीजन गैस भर दे, तो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इससे काफ़ी दिनों तक टिकाऊ रखने के लिए उसमें कौन सा गैस भरते हैं हम लोग, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, आप याद रखिएगा। आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम लोग चैप्टर के लास्ट के कगार पे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को समझिए। ये दहन है, कंबशन है, कंबशन। किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। दहन से प्रायः ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। किस चीज़ को जलाइएगा तो क्या उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होता है और लाइट उत्पन्न होता है, ठीक है। और जलने के लिए क्या चीज़ चाहिए, जलने के लिए जिम्बार है वो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। देखिए ऑक्सीजन है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन के भी जलने में मदद करता है, उससे भी क्या होता है, अभिक्रिया करता है, तो हीट और जो ऊष्मा और प्रकाश है वो निकलता है। तो क्या केवल ऑक्सीजन ही, ये नहीं, ऑक्सीजन के साथ साथ ध्यान रखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन भी ध्यान रखिए। चलिए आगे आ जाइए। ये कार्बन है, इसको कार्बन मतलब लकड़ी समझिए, लकड़ी या कोयला कुछ। अब इसका रिएक्शन करें तो क्या हो गया, क्या बनेगा प्रोडक्ट में, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए धुआं, और क्या होगा, हीट मतलब ऊष्मा, और क्या मिलेगा हमको, लाइट मिलेगा, मीन्स प्रकाश मिलेगा। समझ में आ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन होगा, SO2 बनेगा, क्या बनेगा, इस बार हिंदी में लिख देते हैं, ऊष्मा, और क्या बन जाएगा, फिर प्रकाश मिलेगा हमको, ऊष्मा और प्रकाश मिलेगा, दहन में ही मिलता है। मीथेन गैस है और क्या है, ये ऑक्सीजन है। अब जो रिएक्शन होगा क्या बनेगा, ये रिएक्शन होकर क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ये जलवाष्प बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, फिर क्या मिलेगा हमको, हीट मिलेगा, और क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, हीट और प्रकाश मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब हम लोग क्या देखिए, जो दहन हो रहा है, यहाँ कार्बन का दहन है, सल्फर का दहन है, या मीथेन का दहन है, उसको जलाया जा रहा है। आइए देखते हैं। दहन एक ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, बिल्कुल ऑक्सीकारक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, दहन में जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, ऑक्सीकारक अभिक्रिया है। कुछ पदार्थ O2 के अलावा, माने ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और क्लोरीन से भी क्या आदि से क्या होती है, अभिक्रिया करके जलने लगते हैं, वो भी जलने लगता है। मतलब केबल और केबल अगर कहा जाए क्या ऑक्सीजन जलाता है, नहीं, ऑक्सीजन जलाता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी क्या करता है, उसको जलाता है। तो मैग्नीशियम के साथ जब नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ट्राई मैग्नीशियम डाई नाइट्रेट नाइट्रोजन बनता है, और ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। अब बताइए दहन की शर्तें हैं, हम लोग डेली लाइफ पे खूब जानते हैं इसको। अगर दहन है, ज्वलनशील दहन है, समझिए, जब किसी चीज़ को जलाना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको ज्वलनशील पदार्थ चाहिए ही चाहिए। अरे जिसको जलाना है वो तो चाहिए ना, कागज़ जलाना, कागज़ चाहिए ना, जलाना किसको है, वो चाहिए, पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या, दहन के पोषक की उपस्थिति। अब दहन के पोषक कौन है, या तो ऑक्सीजन जलाएगा, चाहे नाइट्रोजन जलाएगा, चाहे क्लोरीन जलाएगा, जो बढ़िया सूटेबल जलाने वाला होगा वो दहन के पोषक होगा, ठीक है। दूसरा, ज्वलन ताप तक गर्म करने का उपाय। अब आप समझिए, अगर हमको जैसे हम लोग पेपर को जला रहे हैं तो माचिस के तीली में उतना टेम्परेचर है जो पेपर को उतना हीट कर देता है ताकि वो वातावरण के ऑक्सीजन से फिर से अभिक्रिया कंटिन्यू करना शुरू कर दे। यही चीज़ हमको लकड़ी जलाना हो तो पहले माचिस के तीली से बहुत सारा पेपर को जलाएंगे, पेपर जला के फिर लकड़ी को जलाएंगे। तो माचिस के तीली पेपर के लिए ज्वलन ताप देना मतलब उतना पर्याप्त हो गया, और पेपर से जो हीट मिला वो उस लकड़ी के लिए जलाने के लिए पर्याप्त हो गया। मेरा बात समझ में आ रहा है। मीन्स वो तापमान जब कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे वो उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। अब देखे होंगे कोयला को जलाने के लिए पहले क्या किया जाता है, जो गोईठा होता है वो, या फिर लकड़ी वगैरह कुछ, उसको पहले जलाया जाता है, उससे उतना माहौल मतलब हीट तैयार किया जाता है ताकि कोयला को उतना इग्निशन टेम्परेचर मिले, हीट मिले, उसके बाद कोयला स्वतः जलना शुरू हो जाता है। बात समझे। ऐसी कोई चीज़, सबका इग्निशन टेम्परेचर समान नहीं होता, अलग अलग चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसलिए कहा कि ज्वलन ताप तक गर्म करने का क्या होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग कि तेलीय पदार्थ में जो, ये टॉपिक आ गया हमारा फिर से, तेलीय पदार्थ में जो विकृति है, वसा वाला जो चीज़ है, जो सामान खराब हो जाता है उसको कैसे बचाते वो विधि को समझिए। वसा और तेलीय खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट डालने से
वैसा चीज़ डालिए जो ऑक्सीजन को उसके अंदर एंट्री ना होने दे, रिएक्शन ना होने दे। खाद्य पदार्थ की पैकिंग करते समय बर्तन से ऑक्सीजन हटा करके कैसा गैस, नाइट्रोजन गैस भरिए, उसमें ऑक्सीजन हटा दीजिए, ठीक है। तो विकृति रहित होने से, विकृत गंधित होने से उसको बचाया जा सकता है। उपचयन की दर को कम कर दीजिए, वायु मुक्त बर्तन में कहते हैं ना हम लोग, एयर टाइट डब्बा में पैक करिए। बिस्किट का पैकेट हम लोग फाड़ते हैं, घर में जो डब्बा रहता है उसमें रखते हैं, अब क्या करते हैं, एयर टाइट डब्बा में रखते हैं। एयर टाइट करने का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं जाए, खुला डब्बा ना हो, ऑक्सीजन का आदान प्रदान से नहीं हो, क्या होगा, तब जाके हमारा खाने का सामान क्या होता है, सही रहता है। उसको एयर टाइट डब्बा इसलिए कहा जाता है, वायु मुक्त बर्तन, वायु मुक्त बर्तन, ठीक है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए उष्मा और प्रकाश से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। हीट से और लाइट से भी क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करिए, उसकी दर को क्या करना चाहिए, कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। बहुत सारा चीज़ों को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ताकि क्या हो, वो जल्दी खराब नहीं हो। जैसे पनीर वगैरह, वो क्या होता है, बहुत जल्दी खराब होने का चांसेस हो जाता है, दूध वगैरह है तो उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करना शुरू हो जाता है, इसके लिए उसको कहाँ रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो ये सब आपसे पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का टाइप जो है ना, ये सब पूछा जाता है कि हम लोग खाद्य पदार्थ को रोजमर्रा के जीवन में जो खाद्य पदार्थ है उसको विकृत गंधिता से बचाने के लिए हमको कौन कौन सा कदम अपनाना चाहिए, कौन कौन से तरीके अपनाना चाहिए, उसके बारे में आप लोग को नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे, एक आध बार पढ़ लेंगे, सारा माइंड में नोट हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम लोग के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ चीज़ें, ठीक है। अब समझिए, अब आ गया कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये लास्ट में टॉपिक डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए, जिसके लिए सबसे बढ़िया जो विधि है कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड या रिएक्शन विधि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। जैसे ये फेरस है, ये दिया गया है ना, ये आयरन है, लोहे के साथ क्या किया, ये सॉरी जल के साथ क्या किया, ये आयरन है, जल के साथ पानी के साथ क्या किया है, रिएक्शन किया है। रिएक्शन करने के बाद क्या Fe3O4 बनाया है, फेरिक ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया है, हाइड्रोजन गैस से रिलीज होकर आउट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ समझिए अच्छे से, इसको समझिए, ये जो फेरस है ये इसका बैलेंस टर्म में किया गया, बैलेंस किया गया। तो ये रिएक्शन को आप लोग अपने से बैलेंस करिएगा। बुक जो आप लोग केमिस्ट्री का पढ़ रहे होंगे उसमें बहुत सारा एग्जांपल दिए होंगे, उसको बैलेंस करिएगा, ठीक है। और जो सिंपल जो हीट एंड ट्रायल मेथड में शुरुआती जो टॉपिक हम जो बताए हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अच्छे से बैलेंस करना है। ये भी आपका जो दिया गया है उसको ध्यान से देख लीजिए, इसको भी बैलेंस करिएगा। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, करके भी बताया गया है, सिखाया गया है, उसको आप लोग अच्छे से क्या करना है, आपको बैलेंस करना सीखना है, बैलेंस करना सीखना है। तो अगर आपको कोई तरह का डाउट है तो हमारे ग्लोबल स्टडीज चैनल पे आइए, जुड़िए। हमारा वेबसाइट है www.globalstudies.live.com नहीं .live, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है। जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को ढूंढिए, क्या लिखना है, बिना स्पेस दिए हुए ग्लोबल, फिर STUDIES स्टडीज़ लाइव, बिना स्पेस दिए हुए इसको लिखिए, इसको लिख कर जाइए, चैनल पे क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और आप तक वीडियो भी क्या होगा, सारे के सारे वीडियो, जाइए बेल आइकन पे ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए, सारा के सारा वीडियो आप तक क्या होगा, पहुंच जाएगा, बात समझे। और वेबसाइट से जाइए, उसके फूटर पे जाके ग्लोबल स्टडीज़ का क्या करिए, ग्लोबल स्टडीज़ का आप एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, जिसका ग्लोबल स्टडीज़ का एप्लीकेशन क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्दी आपके पास एप्लीकेशन में जितने भी जो आपको वीडियोज़ पढ़ाया, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो सारा के सारा एप्लीकेशन पर भी अपलोड किया जा रहा है, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी है। जो भी क्लास है उसको अच्छे से पढ़े, कंटिन्यू आपको लेक्चर मिलता जाएगा। अब समय नहीं रहा बर्बाद करने के लिए, सितंबर जो है वो चल रहा है, सितंबर के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बीच में फेस्टिवल भी है, तो आप लोग को फेस्टिवल को भी एंजॉय करना है, ऐसा नहीं कि जीवन को नीरस बना लेना है। और जो ऐसे बता रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, आप लोग का एकदम शानदार ज़िंदगी होगा। आप इंतजार करिए, अक्टूबर का 2 महीना कम से कम इंतजार करिए, सितंबर, अक्टूबर, फिर अपने आप में आप एक चेंजिंग देखेंगे कि हाँ हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ हैं। जो पढ़ रहे थे उनमें भी बहुत बड़ा निखार आएगा, जो नहीं पढ़े उनमें भी निखार आएगा, चेंजिंग तो दिखना ही दिखना है। इसलिए आप लोग के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, अच्छे से मन लगा पढ़िए, हैंड राइटिंग वगैरह सुधारिए, क्वेश्चन वगैरह लिखने का तरीका जो सिखाएंगे उसको बढ़िया से करना है, डायग्राम बढ़िया से बनाना है, चाहे बायोलॉजी का हो, चाहे आर्ट सेक्शन का हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक, जो भी है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम खो जाए तो उसका लेबलिंग करने आना चाहिए, नाम लिखने आना चाहिए। इन सब चीज़ों को अच्छे से सुधारिए, अपना हैंड राइटिंग पर खास ध्यान रखिए, साफ साफ लिखिए ताकि अच्छे से एग्जामिनर को पढ़ाई में समझ में आए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, पेशेंस रख के थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखना है, दोस्तों को शेयर करते चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मिलेंगे। और इस टॉपिक का आपको सारा के सारा जो मिलेगा आपको क्वेश्चन वो और आंसर हम एक दिन लेकर आएंगे, बहुत जल्दी लेकर आएंगे, क्योंकि मैथ का भी हमको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराना है, इसका भी कराना है, फिजिक्स का भी कराना है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो का आपको एक चैप्टर का वीडियो अपलोड हुआ है, और बायो का और भी होगा, सबका अपलोड होता चला जाएगा।
चलिए आप लोग एंजॉय करिए, मज़े से पढ़िए और चीज़ों को ध्यान से अच्छे से समझिए, 2 बार 3 बार वीडियो को देखते रहिए।